की फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन। दिस चैप्टर इज रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट और इस चैप्टर में हमें एक छोटे से बच्चे की कहानी सुनाई गई है और वो बच्चा इस स्टोरी का नरेटर भी है। इस बच्चे का नाम है फ्रांस और ये फ्रांस का रहने वाला है। ये बच्चा एक स्कूल गोइंग बॉय है और ये आज स्कूल जाते समय लेट हो गया है और ये बहुत डरा हुआ है क्योंकि इसके टीचर जो हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और इसे लग रहा है कि इसे डांट पिटने वाली है। लेकिन जब ये स्कूल जाता है तो इसे स्कूल में बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं और ये बहुत ही हैरान होता है। सो वो किस तरह के चेंजेस हैं और स्टोरी किस तरीके से पूरा ट्विस्ट एंड टर्न लेती है वो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर आप देखिएगा। ये चैप्टर आपका लेंदी है, इसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हम मल्टीपल पार्ट्स में इसको पढ़ेंगे। सो आप कंप्लीट चैप्टर पढ़ने के लिए मल्टीपल पार्ट्स को भी विजिट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले हम ऑथर का इंट्रोडक्शन यहाँ पर ले लेते हैं। अल्फोंस डॉडेट की अगर मैं बात करूं, he was born in 1840 and died in 1897. He was a French novelist and he was a short story writer. ये अपनी कहानियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और ये भी उनकी एक कहानी है जो कि लास्ट तक आपको आते हुए पता चलेगी कि काफ़ी इमोशनल सेंस में लिखी गई है। लास्ट लेसन की अगर मैं बात करूं, दिस इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रशियन वॉर that was in 1870 and 1871 in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. Now ये जो कहानी है ये आपको 1870 और 1871 के टाइम को दर्शाती है जब फ्रांस और प्रशिया which was the earlier name of Germany, इन दोनों के बीच में जंग छिड़ी हुई थी और इस जंग में फ्रांस हार गया था और जर्मनी जीत गया था। उसकी ही कहानी सुनाई गई है। और फिर उस टाइम पे जब जर्मनी जीत गया था तो वहां पर जो रूलिंग थी वो बिस्मार्क की थी। प्रशिया की अगर मैं बात करूं, उस समय प्रशिया में 3 पार्ट्स आते थे, जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया आल्सो। तो इस स्टोरी में फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सास एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। दैट मींस अब जबकि जर्मनी की रूलिंग यहाँ पर चलने वाली है तो जर्मनी के हाथ में फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनका कब्जा है, जिसमें से एल्सास और लॉरेन की कहानी पूरी तरीके से हमें स्टोरी में मेंशन करी गई है और किस तरीके से यहाँ के स्कूल्स पे अभी जर्मनी का कब्जा है और कैसे वहां पर चीजें चेंज हो रही हैं ये हमें स्टोरी में बताया जाएगा। सो लेट्स बिगिन। नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. So सबसे पहले हम यहाँ पर ये जान लेते हैं who is I in the story. As I told you कि ये कहानी जो है ये एक स्कूल गोइंग बॉय की कहानी है और इस स्कूल में, इस स्टोरी में जो स्कूल गोइंग बॉय है वो है फ्रांस और वही आपको यहाँ पर कहानी भी सुना रहा है। सो ये आई जो है ये फ्रांस है और फ्रांस कहां का रहने वाला है? फ्रांस का। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, यानी कि जिस दिन की कहानी ये सुना रहा है उस दिन ये स्कूल जाने में लेट हो गया था। और छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो ऑब्वियसली उन्हें डर होता है कि अगर वो स्कूल लेट जाएंगे तो ऐसा ना हो कि जब वो स्कूल पहुंचे तो उनके टीचर उनको डांटें। तो सेम हाल फ्रांस का भी है और फ्रांस को ये लग रहा है कि अगर वो स्कूल लेट से जाता है तो उसको डांट पिटेगी और उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। सो ही वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, मींस उसको डर था कि कहीं उसे डांट ना पिटे, स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। रीजन ये था कि स्कूल टीचर ने इसको होमवर्क दिया हुआ था कि ये इसको क्वेश्चंस पूछेंगे पार्टिसिपल्स के ऊपर। अब पार्टिसिपल्स क्या है? अगर आपने इंग्लिश पढ़ी होगी तो इंग्लिश में एक चैप्टर है जिसका नाम है पार्टिसिपल, ग्रामर का। वैसे ही फ्रेंच लैंग्वेज में अगर ग्रामर पढ़ाई जाती होगी तो माइट बी पार्टिसिपल, वहाँ का भी कोई चैप्टर होगा जिस पे एम हैमल क्वेश्चंस करने वाले थे और फ्रांस को उसके आंसर करने थे। फ्रांस लेट हो गया था और एम हैमल डांटे ना, इसलिए उसको डर लग रहा था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। अब सबसे ज्यादा उसे डर इस बात का था कि उसे पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता था। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमें इंग्लिश का ई भी नहीं आता, वैसे ये बोल रहा है इसको पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता। दैट मीन्स ही न्यू नथिंग अबाउट दिस पार्टिसिपल, क्योंकि उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया, उसने कभी इस लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश ही नहीं करी। नाउ फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक पल के लिए उसे लगता है कि बस वो भाग जाए और बाहर, आउट ऑफ डोर्स का मतलब है घर के बाहर अपना समय व्यतीत करे। It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. अब क्यों
फ्रांस का मन बाहर जाने का है। क्यों उसका दिल बार बार डोल रहा है कि वो बाहर घूमे? देयर इज अ रीजन। अभी जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जनरली क्या होता है, गर्मी होती है ना, तो कभी बारिश हो जाती है या कभी ठंड होती है, तो हमें बाहर का मौसम बहुत अच्छा लगता है। सो वैसे ही फ्रांस का जो माहौल है या जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ठंडा है, तो वहाँ पे कभी भी अगर धूप निकलती है या थोड़ी वार्मथ होती है तो सबको बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, राइट। सो ऐसे ही फ्रांस को भी, फ्रांस का वो मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि दिन बहुत ही ज़्यादा गर्म था, सूरज चमचमा रहा था और चिड़िया जो थी वो चौप कर रही थी, यानी कि चहचहा रही थी। कहाँ पर? जंगलों के कोनों में जो पेड़ लगे हुए थे उन पर वो चूं चूं करके आवाज़ें कर रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड, और जो मैदान था, ठीक है, सॉमिल के पीछे जहाँ पर जो लकड़ियाँ होती हैं उनको काटा जाता है, उस मिल के पीछे जितने भी प्रशियन सोल्जर्स थे, जितने भी जर्मन सोल्जर्स थे, वो क्या कर रहे थे? एक्सरसाइज कर रहे थे। जैसे हम मार्च पास्ट होती है, धम 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 की आवाज़ें आती हैं, वैसी आवाज़ें वहाँ से आ रही थी। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल। अब फ्रांस को लगता है क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा है, उसको बाहर के नज़ारे बहुत अच्छे लग रहे हैं, सो इज़ लाइक कि उसके लिए बाहर की चीज़ें बहुत ही टेम्पटिंग थी, बहुत ही अट्रैक्टिव थी, उसे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, उसे बहुत पसंद आ रही थी। रीज़न इतना सा था कि उसे पार्टिसिपल चैप्टर पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसी वजह से उसे बाहर की चीज़ें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और वो वहाँ रुकना चाहता था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हर्ड ऑफ टू स्कूल। लेकिन फ्रांस को ये चीज़ अच्छे से पता थी कि अगर वो स्कूल जाएगा तो उसे डांट पिटेगी, और अगर वो स्कूल नहीं जाता है तो वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ होगी, वो चीज़ सही नहीं है। तो यहाँ पर फ्रांस कह रहा है कि वो एक अच्छा बच्चा था क्योंकि इसी वजह से उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर सकता था और स्कूल की तरफ भाग सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये भी दिमाग में था कि वो एक गुड स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट है, और अच्छे स्टूडेंट का ये फ़र्ज़ होता है कि वो बाहर की चीज़ों में, जैसे स्कूल का बंक ना मार करके वो अपने स्कूल जाए। सो इस वजह से वो तेजी से भागा, कहाँ की तरफ? स्कूल की तरफ। When I passed the town hall, what is town hall? Town hall is a government building. There was a crowd in front of the bulletin board. तो गवर्नमेंट हॉल जो था या टाउन हॉल जो था उसके बाहर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। जैसे आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड होते हैं ना, वैसे ही जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं उनके बाहर बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, उनमें सारे नोटिस वगैरह आते हैं कि क्या चल रहा है, कैसी चीज़ें होनी है, क्या नहीं हो रहा है। आजकल जो हम लोग न्यूज़ में देखते हैं ना, वो वहाँ पर नोटिस के फॉर्म में लगा होता है कि कौन रूल करने वाला है, क्या चीज़ें रहेंगी, किस तरह से और लॉ एंड ऑर्डर्स पास होंगे, वो सब वहीं पर ही आता था, राइट। सो जब वो गवर्नमेंट बिल्डिंग से पास कर रहा होता है तो उसको दिखाई देता है कि जो बुलेटिन बोर्ड है वहाँ पर बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा। There was so much crowd. For the last 2 years, all bad news had come from there. अब यहाँ पर फ्रांस आपको एक इंटिमेशन दे रहा है कि भीड़ क्यों दिख रही है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर अभी तक की सारी बैड न्यूज़ देखने के लिए मिली थी। यानी कि अभी तक जो कुछ भी उन्होंने सुना था, चाहे वो लड़ाइयाँ हो, चाहे वो किसी का कब्जा होना हो या किसी के हाथ में रूलिंग चली जानी हो, वो सब कुछ वहीं पर ही आकर के नोटिस बोर्ड पे चिपकता था, बुलेटिन बोर्ड पे चिपकता था, और वहीं से ही सारी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन मिलती थी। और वो न्यूज़ कभी भी अच्छी नहीं होती थी, वो हमेशा बैड होती थी। तो वो यहाँ पे मेंशन कर रहा है पिछले 2 साल से जितनी बुरी न्यूज़ थी वो उस बुलेटिन बोर्ड पर आकर के लग रही थी, जैसे कि लॉस्ट बैटल्स की, ड्राफ्ट्स की, ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर की, यानी कि जो बैटल्स हारी जा चुकी हैं, ठीक है, जो लॉ एंड ऑर्डर्स पास हुए हैं या फिर जो कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर्स आए हुए हैं, वो सब कुछ यहाँ पर आके लगते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। अब यहाँ पे फ्रांस के पास कुछ और सोचने के लिए नहीं है, क्योंकि उसने 2 साल से यही देखा हुआ है कि सारी बुरी न्यूज़ेस उस पर आकर के चिपक रही हैं। सो उसके पास कुछ और सोचने के लिए नहीं था, वो क्लियर था कि अब क्या हो गया, अब कौन सी बुरी न्यूज़ मिलने वाली है यहाँ पर, अब कौन सा बैड गेटवे देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर मुझे। सो ही वाज लाइक कुछ बुरा ही हुआ होगा तभी यहाँ पर इतनी भीड़ है। Then as I hurried by fast as I could go, the blacksmith washer who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. Don't go so fast, bub. You'll get to your school in plenty of time. अब फ्रांस को फिर से याद आता है जब वो भीड़ देखता है बुलेटिन बोर्ड की तरफ, और वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है कि अब क्या बुरी न्यूज़ आई है। फिर उसे याद आता है अरे वो स्कूल के लिए लेट हो रहा है और उसे वापस स्कूल जाना है, तो वो तेज़ी से भागते हुए जाता है स्कूल की तरफ। वो भाग रहा होता है जितनी तेज़ वो भाग सकता है, जितनी जल्दी वो कर सकता है। तभी एक ब्लैकस्मिथ कौन होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं लोहार,
राइट। गोल्ड स्मिथ सुनार होता है आपका, ब्लैक स्मिथ लोहार होता है, तो वो लोहे की चीज़ें बनाता है। अब यहाँ पे ब्लैक स्मिथ का नाम बताया गया वॉशर। तो कह रहा है ब्लैक स्मिथ वॉशर हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस कौन है? द ट्रेनी, जो उसके अंडर काम कर रहा है, उसके साथ काम सीख रहा है और उसकी हेल्प भी कर रहा है। रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। अब यहाँ पे वो बताता है कि जो ब्लैक स्मिथ था, जिसका नाम वॉशर था, जो कि अपने अप्रेंटिस के साथ था, वो बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था, तो उसने मुझे बुलाया, डोंट गो सो फास्ट बब। तो उसने उसको किस नाम से बुलाया? बब नाम से। अब बब क्या है? बब एक अग्रेसिव और एक रूड तरीका है किसी छोटे बच्चे को या किसी आदमी को बुलाने का। हे छाम, जैसे हम छोटे बच्चे को बुलाते हैं ना, हे मैन, ऐसे करके कभी कभी बुलाते हैं ना किसी भी आदमी को, से रैंडम में नाम नहीं पता होता तो वो बब करके बुला रहा है, बब कम हियर, ऐसे करके। तो ऐसे वो बुला रहा था। कहता है you'll get to your school in plenty of time। टेंशन मत लो, तुम आराम से अपने स्कूल पहुंच जाओगे, इतना भागते भागते मत जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। जो हालात हैं, मतलब उसका एक इंटीमेशन था कि जो हालात हो रखे हैं उसके हिसाब से तुम्हारे पास बहुत समय है, तुम आराम से स्कूल पहुंच जाओगे, राइट। नाउ I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath। all out of breath का मतलब है he was gasping of breath, सांस नहीं ले पाया था, हाँपते हैं ना हम लोग, वैसे वो हाँप रहा था, है ना। तो उसको लगा कि ये जो ब्लैक स्मिथ है ये उसका मजाक उड़ा रहा है, तो वो अगेन जिस स्पीड से जा रहा था वो उसी स्पीड से एम हैमल के गार्डन पहुंचा। अब एम हैमल का गार्डन क्या है? एम हैमल का गार्डन वो छोटी सी जगह है स्कूल की, जो स्कूल के बाहर है, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे एम हैमल ने लगा करके रखे हुए हैं, राइट। सो वो वहाँ पहुँचता है और वो हाँप रहा होता है, ये यहाँ पे बताया गया। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands or our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping and on the table. Right now, usually का मतलब होता है अक्सर। When school began, जब शुरू होता था स्कूल, यानी कि जब स्कूल से दिन की शुरुआत होती थी, वहां पर बहुत शोर शराबा दिखाई देता था। बसल का मतलब होता है शोर शराबा। अब ये शोर शराबा इतनी तेज होता था कि आप फ्रांस की गलियों में, राइट, जो स्कूल के बाहर की गलियां थी, वहां पर वो शोर शराबा आसानी से सुना जा सकता था, क्योंकि इतनी आवाज होती थी कि कोई भी सड़क चलता हुआ ही ये सुन सकता था कि स्कूल शुरू हो गया है, चालू हो गया है, शोर शराबा आने लगा है। अब वो नॉइज जो वहां से आती थी वो किस तरह की थी, वो मैं आपको बता देती हूँ। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खुलना बंद होना, क्योंकि बच्चे आते थे, डेस्क को खोलते थे और डेस्क पे बैठते थे, है ना। तो वो वाली सीट्स होती हैं, ओपन, निकला बाहर, एंड देन सिट, राइट। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, बच्चे आ रहे होते थे, बैठ रहे होते थे, तो उसकी आवाज आती थी। अब बच्चे एक साथ, वो हम लोग बचपन में जब छोटे थे ना, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, राइट, इस तरीके से सारे बच्चे एक साथ रिपीट करते हैं ना, तो वैसे रेपिटेशन की आवाज आ रही थी। बच्चे पढ़ रहे थे चैप्टर और सब एक साथ जोर जोर से पढ़ रहे थे। अच्छा, तो फ्रांस यहाँ पे ये बताता है कि हम सब लोग अपने जब जोर जोर से पढ़ रहे होते थे, चिल्ला करके एक ही टोन में, तो हमारे कानों पर हमारा क्या होता था? हाथ होता था। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन था, ताकि हम समझ सकें कि हम क्या बोल रहे हैं, राइट। अब इसको समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, वो लोग अपने कानों पर हाथ रखते थे और जोर जोर से चिल्ला करके लेसन को पढ़ रहे होते थे। सो ये दूसरी आवाज थी। तीसरी आवाज थी एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। जोर जोर से एम हैमल क्या करते थे? सीट के ऊपर जो उनकी रूलर थी, जो उनकी स्टिक थी, उसको मारते थे ताकि बच्चे रुके ना, बच्चे पढ़ते रहे। तो अभी फ्रांस का कहना यह है कि जनरली जब मैं स्कूल जाता था तो सड़क से ही स्कूल के शुरू होने की आवाज़ें सुनाई देने लगती थी। बच्चों का आकर के सीट पर बैठना, तो डेस्क के खुलने बंद होने की आवाज़, बच्चों के लेसन रिपीट करने की आवाज़, और साथ ही साथ में एम हैमल के जो रूलर थी उसको टेबल पर मारने की आवाज़ बार बार कानों में सुनाई आसानी से दे सकती थी। तो ये 3 साउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल एंड दिस वाज सो स्ट्रेंज। फ्रांस को समझ नहीं आ रहा, फ्रांस को बहुत ही अजीब लग रहा है। क्यों अजीब लग रहा है? ये आवाजें रोज आती थी, मंडे टू सैटरडे स्कूल चलता था, रोज आती थी, लेकिन आज ये आवाजें नहीं आ रही थी। ना डेस्क के खुलने बंद होने की, ना चैप्टर के रिपीट होने की, और ना ही एम हैमल की जो रूलर थी उसको टेबल पर मारने की। तो फ्रांस हैरान था
कि आखिर ये कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. अब commotion का मतलब होता है हलचल, नॉइज, शोर शराबा. जनरली क्या होता है ना, जब थोड़ी सी उथल पुथल मची होती है, शोर शराबा होता है ना, तो चीज़ें इजीली नेग्लिजिबल होती हैं या फिर आप आराम से इग्नोर कर सकते हो, शन कर सकते हो. बट अगर शांति होती है तो सब कुछ बहुत विजिबल होता है, राइट. तो छोटे होते हैं, खुराफात तो होती है हमारे अंदर. तो फ्रांस के अंदर में एक थोड़ा सा प्लान था कि ना मैं हलचल में, क्योंकि मैं स्कूल में ऑलरेडी जाने में लेट हो गया हूँ, तो उस हलचल में मैं चुपचाप जा करके सीट पर बैठ जाऊँगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, राइट. लेकिन चूँकि सब कुछ बहुत शांत था, तो अब बेचारा फ्रांस जिस चीज़ पर डिपेंडेंट था, उस चीज़ के लिए वो बहुत डरा हुआ था कि अब मैं कैसे जाऊँगा. सो वही लिखा हुआ है, आई हैड काउंटेड ऑन, यानी कि आई वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन दी नॉइज टू गेट ऑन माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि कोई मुझे देखेगा भी नहीं शोर शराबे में और मैं चुपचाप निकल करके अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा. वो चीज़ उसको वहां पर नहीं दिख रही थी. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. तो अब आज का दिन कैसा लग रहा है, जैसे संडे मॉर्निंग्स होती हैं. संडे मॉर्निंग को कोई आवाज़ नहीं आती, कोई शोर शराबा नहीं होता, बच्चे लेसन भी रिपीट नहीं कर रहे होते, एम हामिल अपनी रूलर को टेबल पर मार भी नहीं रहे होते. तो इस तरह की संडे की शांति होती है. और आज का जो माहौल था वो बिल्कुल संडे की शांति का था. मतलब एक पल के लिए कोई ऐसे भी कंफ्यूज हो सकता था कि कहीं आज संडे तो नहीं है. Through the window, I saw my classmates already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. तो अब फ्रांस को थोड़ा तो डाउट हुआ होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है आज स्कूल ही बंद है. सो वो ऐसे झांकता है खिड़की से, तो क्या देखता है कि उसके जितने भी साथी हैं, जितने भी सहपाठी हैं, वो सब कोई अपनी अपनी सीट्स पर बैठे हुए हैं. और एम हामिल ऊपर जा रहे हैं, फिर वापस लौट रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर वापस लौट रहे हैं. अप एंड डाउन का मतलब ये है कि माइट भी, मतलब ऐसा कंसिडर कर सकते हो आप कि जो टीचर की बैठने की जगह होती है वो थोड़ी सी ऊंची होती है कंपैरेटिवली जहाँ पे स्टूडेंट्स की डेस्क लगी होती हैं, ताकि टीचर को इजीली बच्चे देख पाएँ. तो वो कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, वो अप एंड डाउन वॉक कर रहे हैं वो. और फ्रांस का कहना ये है कि उनके हाथ में उन्होंने अपनी टेरेबल आयरन रूलर पकड़ी हुई है. उसने इस रूलर को टेरेबल क्यों बोला है, क्योंकि फ्रांस को इससे बहुत डर लगता है, क्योंकि ये वही रूलर है जिससे कभी कभी एम हामिल बच्चों को पीट भी देते हैं या फिर डराते हैं. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. मुझे दरवाज़ा खोलना था और सबके सामने अंदर जाना था. इतनी शांति थी, वो तो नोटिसेबल था. मैं जाता तो सबको पता चलता. आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना ब्लश कर रहा हूँगा. ब्लश दो तरीके से इंसान करता है, या तो बहुत शाय होता है या फिर वो डरा हुआ होता है. तो क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि ये शर्मिंदा है कि ये स्कूल लेट से पहुंचा है, तो उसको सबके सामने से निकल करके सीट पर बैठना है, तो इसके पूरे गाल लाल हो गए थे और ये शर्म से एकदम ग्लो कर रहा था, ब्लश कर रहा था. ये बहुत डरा हुआ था और डर की वजह से इसके चीक्स रेड हो गए थे. But nothing happened. Now this is also strange. इसने दरवाजा खोला, ये अंदर गया, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा इसने सोचा था कि इसको डांट पिटेगी, सब लोग इसका फन बना सकते हैं, एम हामिल को गुस्सा आ सकता है. Nothing was happened. चीजें डिफरेंट थी, right? So, but nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz." अब एम हामिल की जो वॉइस है उसमें आप चेंज देखोगे. फ्रांस स्कूल लेट से आया, उनके सामने से निकल रहा है और एम हामिल बहुत ही पोलाइट है और कह रहे हैं, ओ छोटू फ्रांस, जाओ जल्दी से अपनी सीट पर जाकर के बैठ जाओ. वी वर बेगिनिंग विदाउट यू. हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे क्लास को. अगर अचानक से एक तांडव मचाने वाला इंसान या एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान तो नॉर्मल बिहेव करने लगे, तो शायद आपको भी डाइजेस्ट नहीं होगा. तो वही चीज फ्रांस के साथ भी हो रही थी. ही वॉज अनएबल टू डाइजेस्ट दिस. इज एवरीथिंग ओके विद एम हामिल? सब कुछ ठीक तो है ना हामिल के साथ? चलो आगे देखते हैं. I jumped off the bench and sat down at my desk.
अब ये वाली फीलिंग है, बच गए, तो जल्दी जल्दी बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ अपनी सीट पर वापस जाकर के बैठ जाता है, राइट। नाउ आगे क्या होता है, नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माय फ्राइट डिड आई सी दैट अ टीचर हैड on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. Now, the first change that France has seen was totally different. That was of classroom. लेकिन यहाँ पर फ्रांस कह रहा है बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, मैं अपनी सीट पर बैठा है कि मेरे को एकदम से एक नया चेंज दिखाई दिया. And what was that? Oh wait. हमले आज कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं. If I'm not wrong. वो कहता है जैसे ही मेरी जान में जान आई, मैंने डर पे थोड़ा सा काबू पाया, मैंने देखा क्या, हमारे एम हैमिल, हमारे सर एक सुंदर सा ग्रीन कलर का कोट पहने हुए हैं, उन्होंने फ्रिल लगी हुई शर्ट पहनी हुई है और उनके सर पर एक छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्की कैप है और सब में कढ़ाई बनी हुई है, एम्ब्रॉयडरी, धागे से कपड़े पर डिजाइन बनाई जाती है. दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. वो स्पेशल डेज पर ही वो ड्रेस पहनते थे, हमेशा उनको इस ड्रेस में नहीं देखा गया. तो आज ऐसा क्या था, आज क्या स्पेशल था जो एम हैमिल इस तरह से ड्रेस होकर के आए थे. फ्रांस को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है, शायद आगे क्लैरिटी मिले, आगे आपको भी क्लैरिटी मिले कि फ्रांस थोड़ा सा कंफ्यूज है, क्लासरूम का माहौल चेंज है, एम हैमिल थोड़े से डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं. आज ऐसा क्या स्पेशल है, क्या डिफरेंट है जो एम हैमिल ने अपने आप को इस तरह से ड्रेसअप किया हुआ है. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि एम हैमिल ने अपने आप को किस तरीके से ड्रेसअप किया था. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me the most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. पहला change of classroom, second change of the class teacher. Now, इन सब के अलावा जो उसने बताया, जैसे कि स्कूल बहुत ही अजीबोगरीब दिख रहा था, बहुत लोनलीनेस सी फील हो रही थी, ऐसा लग रहा था सब बहुत खाली शान सा है. इसके अलावा भी कुछ ऐसा था जो मुझे उससे भी अजीब लगा, जो आज तक कभी नहीं लगा था. What was that? बैक बेंचेस पे, मतलब जनरली जो स्कूल में सीट्स होती थी, सीट्स के जो पीछे वाली सीट्स होती थी वो हमेशा खाली रहती थी क्योंकि इतने बच्चे ही नहीं थे क्लास में. बट आज वो भरी हुई थी, आज उन पे कोई बैठा हुआ था. विलेज पीपल बैठे हुए थे, गांव के लोग, शांति से जैसे बाकी बच्चे बैठे हुए थे. अब उनमें कौन कौन था, जैसे ओल्ड हॉर्सर. बेसिकली हॉर्सर कैन बी सेड एज अ गार्ड, जो किसी फील्ड को या किसी जगह को, बड़े बिग हाउस को गार्ड करता है. सो हॉर्सर इज दैट. विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, तो उसने एक टोपी पहनी हुई थी जिसके 3 कोने थे, मतलब ऐसे वाली हैट थी उसकी कुछ. Then the former mayor and the former postmaster and several others beside. तो गांव के कुछ बूढ़े लोग बैठे हुए थे जिनका उस क्लासरूम में होने का कोई मतलब नहीं था, जिसमें से ओल्ड हॉसर था, मेयर था, पोस्टमास्टर था और कुछ अदर लोग भी थे. तो ये आपको याद रखने वहाँ पे कौन कौन दिखाई दे रहा था. एवरीबडी लुक सैड, हर कोई दुखी दिखाई दे रहा था. नोबडी वाज हैप्पी कि एम हैमिल इतने सुंदर ड्रेसअप होके आए हैं, क्लासरूम का माहौल बहुत शांत है, बल्कि सब बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे. व्हाट वाज द रीजन, लेट्स सी. एंड हॉसर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस. कभी भी नोटिस करना, कोई पुरानी अपनी कॉपी किताब उठा करके देखना, तो जो पेजेस होते हैं ना वो साइड से मुड़ जाते हैं, ठीक है. तो जो हॉसर था उसने अपने हाथ में किताब पकड़ी हुई थी, जो किसी भी चीज़ की बेसिक अगर आप सीखते हो ना, जैसे कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश का पहले ABCD सीखना पड़ेगा, तो ऐसे ही आपको अगर फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है तो फ्रेंच का पहले ABCD सीखना पड़ेगा. तो वो प्राइमर बुक उसी को बोलते हो कि किसी भी चीज़ के बेसिक सीखने के लिए आपको उस बुक की ज़रूरत पड़ती है, और वो बहुत पुरानी थी जिसकी वजह से उसके एजेस जो थे वो मुड़े हुए थे. तो वो बुक हॉसर लेकर के आया था
उसके हाथ में वो किताब थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने उसको अपने घुटनों के ऊपर ऐसे खोला हुआ था। वो बैठा होगा तो अगर ये उसके घुटने हैं तो इस तरीके से उसकी किताब खुली हुई थी। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसके जो चश्मे थे या चश्मा था वो भी उसके पेजेस के ऊपर था, राइट। सो आप देख सकते हो यहाँ पर कि विलेज के बूढ़े लोग आए हुए हैं उस क्लासरूम में। आखिर ऐसा क्या हो गया है जो कि बहुत ही अजीब लग रहा है फ्रांस को, और फ्रांस इज लाइक क्यूरियस टू नो कि आखिर ऐसा क्या है जो इतना डिफरेंट माहौल से उसके क्लासरूम का दिखाई दे रहा है। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." अब जब कि फ्रांस ये सारी चीजें नोटिस कर रहा था, इतने सारे चेंजेस, अलग अलग चेंजेस जो उसको नोटिस करने के लिए दिख रहे थे, और वो हैरान था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इतने में एम हैमल अपनी चेयर पर से उठते हैं और ग्रेव, हैवी लेकिन जेंटल टोन में वो बोलते हैं जो कि हमेशा उनकी होती थी, माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मतलब ये मेरा आखिरी लेसन है जो कि आज मैं आप लोगों को दूंगा। सॉरी, एम हैमल ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आज ये मेरा आखिरी लेसन है और मैं आप लोगों को ये आखिरी लेसन दूंगा? The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. बर्लिन से ऑर्डर आए हैं कि आज के बाद अल्सास और लॉरेन के स्कूल्स में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। आज से जो लैंग्वेज आप लोग पढ़ोगे वो होगी जर्मन लैंग्वेज। तो इस वजह से आज जो मैं लेसन आपको देने जा रहा हूं, दिस इज गोना बी द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपके नए मास्टर कल आ रहे हैं। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका आखिरी फ्रेंच लैंग्वेज का लेसन होगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। आप देखो, थोड़ा सा नोटिस करना। एम हैमल चाहते हैं कि सारे बच्चे बहुत ध्यान से इस लेसन को सुने जो उन्होंने आज तक नहीं किया। Nobody has ever tried to learn French language ever. और आज क्योंकि एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज का और अपना लास्ट लेसन आज देने वाले हैं, फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी लेसन पढ़ाने वाले हैं, तो वो चाहते हैं कि हर एक बच्चा उन्हें ध्यान से सुने, क्योंकि आज के बाद वो कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ रहा होगा। इसी वजह से वो बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि आज आप लोग मुझे बहुत ध्यान से सुने। ओह माय गॉड, जब आपको ये पता चलता है कि आज के बाद ये चीज कभी नहीं रहने वाली, तो आपका अटेंशन उस चीज की तरफ अपने आप ही बढ़ जाता है। What a thunderclap these words were to me. ऐसे लग रहा था किसी ने एक जोर का चाकू मेरे दिल पे भोंक दिया। जैसे बिजली कड़कती है तो वो ऐसी आवाज आती है ना बादलों के गरजने की, ऐसे एकदम बिजली गिर गई हो, इस तरीके से वो शब्द आकर के मेरे दिल में चुभे। On the riches that was what they had put up at the town hall. Oh, now I got that. अब मुझे समझ में आया। Now it is understood. कि टाउन हॉल के बाहर बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा हुआ था। What was there? आज के बाद हम फ्रेंच लैंग्वेज कभी नहीं सीख पाएंगे। आज के बाद हमें एम हैमल नहीं पढ़ाएंगे। आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। आज के बाद एवरीथिंग विल चेंज। Just think of this, how emotional the situation was.